हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में जीव विज्ञान के काफ़ी महत्वपूर्ण 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे। ये जो 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन किससे अलग होकर बाहर निकलता है। ए ऑप्शन है हरित लवक से, बी ऑप्शन है जल से, सी ऑप्शन है तना से, डी ऑप्शन है खनिज से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन किससे अलग होकर बाहर निकलता है। तो जल से अलग होकर बाहर निकलता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किस गैस का उपयोग किया जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग किया जाता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न दो नंबर प्रश्न है कि किस क्रिया के फलस्वरूप हानिकारक पदार्थ शरीर से बाहर निकलता है। ए ऑप्शन है उत्सर्जन, बी ऑप्शन है श्वसन, सी ऑप्शन है किण्वन, डी ऑप्शन है परिवहन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस क्रिया के फलस्वरूप हानिकारक पदार्थ शरीर से बाहर निकलता है। तो उत्सर्जन क्रिया के फलस्वरूप हानिकारक पदार्थ शरीर से बाहर निकलता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और शरीर का उत्सर्जी अंग कौन सा है, तो वृक्क है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न तीन नंबर प्रश्न है कि ग्रहणी भाग होता है। ए ऑप्शन है मुख गुहा का, बी ऑप्शन है अमाशय का, सी ऑप्शन है छोटी आंत का, डी ऑप्शन है बड़ी आंत का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ग्रहणी भाग होता है। तो ग्रहणी छोटी आंत का भाग होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न चार नंबर प्रश्न है कि कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। ए ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण, बी ऑप्शन है वाष्पोत्सर्जन, सी ऑप्शन है श्वसन, डी ऑप्शन है चलन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। तो श्वसन की क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है, जरूरी है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और श्वसन में किस गैस का उपयोग किया जाता है, तो ऑक्सीजन गैस का उपयोग किया जाता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न पांच नंबर प्रश्न है कि चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता थे। ए ऑप्शन है सुंदरलाल बहुगुणा, बी ऑप्शन है एम एस स्वामीनाथन, सी ऑप्शन है महात्मा गांधी, डी ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता थे तो सुंदरलाल बहुगुणा थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और चिपको आंदोलन का शुरुआत किस राज्य से हुआ था, तो उत्तराखंड राज्य से हुआ था। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। जीव विज्ञान के काफी महत्वपूर्ण 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8789307304। इस पे आपको बोलना है कि सर हमें ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है कि ग्रीन हाउस गैस है। ए ऑप्शन है ऑक्सीजन, बी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, डी ऑप्शन है हाइड्रोजन, डी ऑप्शन है नाइट्रोजन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ग्रीन हाउस गैस है, तो इसमें से ग्रीन हाउस गैस कौन सा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रतिशत पाया जाता है, तो 0.03% पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। और ऑक्सीजन कितना प्रतिशत पाया जाता है, तो लगभग 21% पाया जाता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है कि वर्षा जल का संचयन क्या कहलाता है। ए ऑप्शन है तालाब, बी ऑप्शन है कुआं, सी ऑप्शन है जल प्रबंधन, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वर्षा जल का संचयन क्या कहलाता है,
तो जल प्रबंधन कहलाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहा जाता है। ए ऑप्शन है जनन ग्रंथि को, बी ऑप्शन है पीयूष ग्रंथि को, सी ऑप्शन है किडनी को, डी ऑप्शन है फेफड़ा को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहा जाता है, तो पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा और पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि रक्षी कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं। ए ऑप्शन है जड़ में, बी ऑप्शन है पत्तियों में, सी ऑप्शन है फूलों में, डी ऑप्शन है फलों में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रक्षी कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं, तो रक्षी कोशिकाएं पत्तियों में पाई जाती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और पेड़ पौधों की पत्तियां हरी किसके कारण से दिखाई देती हैं, तो हरित लवक के कारण से दिखाई देती हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। ए ऑप्शन है संयोजन क्रिया द्वारा, बी ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण द्वारा, सी ऑप्शन है अपघटन द्वारा, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बना रहता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किस गैस का उपयोग होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग होता है। और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कौन सा गैस बाहर निकलता है, तो ऑक्सीजन गैस बाहर निकलता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन उभयलिंगी जंतु है। ए ऑप्शन है केंचुआ, बी ऑप्शन है कुत्ता, सी ऑप्शन है बिल्ली, डी ऑप्शन है बकरी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन उभयलिंगी जंतु है, तो उभयलिंगी जंतु किसे कहते हैं, तो जिसमें दोनों लिंग उपस्थित होता है उसे उभयलिंगी कहते हैं। तो जो केंचुआ होता है ये उभयलिंगी होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि केंचुआ किस अंग से श्वसन करता है, तो त्वचा से श्वसन करता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। ए ऑप्शन है लाइपेज, बी ऑप्शन है गैस्ट्रिन, सी ऑप्शन है टाइलिन, डी ऑप्शन है पेप्सिन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से सबसे ऊंचा बांध कौन है। ए ऑप्शन है टिहरी बांध, बी ऑप्शन है भाखड़ा बांध, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो टिहरी बांध है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और टिहरी बांध किस नदी पर है, तो भागीरथी नदी पर है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। और भाखड़ा बांध किस नदी पर है, तो सतलज नदी पर है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि पौधों में गैसों के आदान प्रदान किससे होता है। ए ऑप्शन है जड़ से, बी ऑप्शन है रंध्र से, सी ऑप्शन है तना से, डी ऑप्शन है टहनी से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किससे होता है, तो रंध्र के द्वारा होता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और पौधों में रंध्र कहाँ पाए जाते हैं, तो पत्तियों में पाए जाते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी होता है। ए ऑप्शन है जल का परिवहन के लिए, बी ऑप्शन है भोजन का परिवहन के लिए, सी ऑप्शन है अम्ल का परिवहन के लिए, डी ऑप्शन है ऑक्सीजन का परिवहन के लिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी होता है, तो जो फ्लोएम होता है ये भोजन का परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है।
यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो जाइलम होता है वो जल का परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। जीव विज्ञान के काफी महत्वपूर्ण 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं। ए ऑप्शन है 5, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है 3, डी ऑप्शन है 6। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं। तो मानव हृदय में 4 कोष्ठ पाए जाते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है जैव निम्नकरणीय, बी ऑप्शन है अजैव कारक, सी ऑप्शन है अक्रिय, डी ऑप्शन है पर्यावरण। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं। तो उसे जैव निम्नकरणीय कहते हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित नहीं होते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे अजैव निम्नकरणीय कहते हैं। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। ए ऑप्शन है प्रागम्य, बी ऑप्शन है अपरागम्य, सी ऑप्शन है अर्धपरागम्य, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। तो कोशिका झिल्ली अर्धपरागम्य झिल्ली है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि कोशिका भित्ति किस में पाया जाता है। तो पेड़ पौधों की कोशिका में कोशिका भित्ति पाया जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि प्रत्यावर्ती चाप कहाँ बनते हैं। ए ऑप्शन है मेरुरज्जु में, बी ऑप्शन है मस्तिष्क में, सी ऑप्शन है पेशी ऊतक में, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रत्यावर्ती चाप कहाँ बनते हैं। तो प्रत्यावर्ती चाप मेरुरज्जु में बनते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि वन संरक्षण का उपाय है। ए ऑप्शन है नए वृक्षारोपण, बी ऑप्शन है वनों की कटाई पर रोक, सी ऑप्शन है जनसंख्या वृद्धि पर रोक, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वन संरक्षण का उपाय है तो नए वृक्षारोपण ये भी है, वनों की कटाई पर रोक ये भी है, जनसंख्या वृद्धि पर रोक ये भी है, यानी इनमें से सभी है। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि मैदानिक पारिस्थितिक तंत्र में तृतीय उपभोक्ता है। ए ऑप्शन है हरे पौधे, बी ऑप्शन है मेढक, सी ऑप्शन है ग्रासहॉपर, डी ऑप्शन है सर्प। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मैदानिक पारिस्थितिक तंत्र में तृतीय उपभोक्ता है तो जो हरे पेड़ पौधे होते हैं ये उत्पादक होते हैं। और हरे पेड़ पौधे को कौन खाता है, ग्रासहॉपर खाता है, तो ये प्राथमिक उपभोक्ता हुआ। और ग्रासहॉपर को कौन खाता है, मेढक खाता है, तो मेढक द्वितीय उपभोक्ता हुआ। और मेढक को कौन खाता है, सर्प यानी सांप खाता है, तो मेढक यहाँ पे तृतीय उपभोक्ता हुआ। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। ए ऑप्शन है उपचयन, बी ऑप्शन है अपचयन, सी ऑप्शन है संयोजन, डी ऑप्शन है विस्थापन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो भोजन का पाचन उपचयन की अभिक्रिया है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है। ए ऑप्शन है नदी, बी ऑप्शन है कुआं, सी ऑप्शन है तालाब, डी ऑप्शन है समुद्र। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है। तो जो कुआं होता है ये एक भूमिगत जल का उदाहरण होता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि पादप खाने वाले जीव को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है शाकाहारी,
बी ऑप्शन है मांसाहारी, सी ऑप्शन है सर्वहारा, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पादप खाने वाले जीव को क्या कहते हैं, तो शाकाहारी कहते हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और मांस खाने वाले जीव को क्या कहते हैं, मांसाहारी कहते हैं। और जो शाक सब्जी और मांस दोनों खाते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे सर्वहारा कहते हैं। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न है कि मृत शरीर का पाचन करने वाले जीव को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है उत्पादक, बी ऑप्शन है अपघटक, सी ऑप्शन है स्वपोषी, डी ऑप्शन है सर्वहारा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मृत शरीर का पाचन करने वाले जीव को क्या कहते हैं, तो अपघटक कहते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न है कि रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है। ए ऑप्शन है टीबी, बी ऑप्शन है मधुमेह, सी ऑप्शन है एनीमिया, डी ऑप्शन है उच्च रक्तचाप। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया रोग होता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और रक्त में इंसुलिन नामक, शरीर में इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो मधुमेह रोग होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न है कि पौधों में टैनिन कहाँ संचित रहता है। ए ऑप्शन है पत्ती में, बी ऑप्शन है छाल में, सी ऑप्शन है जड़ में, डी ऑप्शन है फूल में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पौधों में टैनिन कहाँ संचित रहता है। तो टैनिन क्या होता है, तो पौधों का उत्सर्जी पदार्थ होता है। और पौधों का उत्सर्जी पदार्थ छालों में संचित रहता है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है कि अफ्रीका मानव का सबसे निकटतम संबंधी है। ए ऑप्शन है चिंपैंजी, बी ऑप्शन है गोरिल्ला, सी ऑप्शन है बंदर, डी ऑप्शन है गिलहरी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अफ्रीकी मानव का सबसे निकटतम संबंधी है तो चिंपैंजी है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न है कि भ्रूण का विकास होता है। ए ऑप्शन है गर्भाशय में, बी ऑप्शन है फेलोपियन नलिका में, सी ऑप्शन है नारी के योनि में, डी ऑप्शन है ग्रीवा में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भ्रूण का विकास होता है। तो भ्रूण का विकास कहाँ पे होता है, तो गर्भाशय में होता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न है कि मनुष्यों में सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है श्वसन, बी ऑप्शन है श्वासोश्वास, सी ऑप्शन है निश्वसन, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्यों में सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो श्वासोश्वास कहते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर। 31 नंबर प्रश्न है कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है जाइगोट, बी ऑप्शन है अंकुरण, सी ऑप्शन है परागकण, डी ऑप्शन है किण्वन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहते हैं, तो जाइगोट कहते हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर। 32 नंबर प्रश्न है कि माँ के रुधिर से किसे पोषण मिलता है। ए ऑप्शन है भ्रूण को, बी ऑप्शन है गर्भाशय को, सी ऑप्शन है ग्रीवा को, डी ऑप्शन है शुक्राणु को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि माँ के रुधिर से किसे पोषण मिलता है, तो माँ के रुधिर से भ्रूण को पोषण मिलता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और शुक्राणु का मोचन कहाँ पे होता है, तो वृषण में होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर। 33 नंबर प्रश्न है कि मानव मादा में निषेचन कहाँ होता है। ए ऑप्शन है गर्भाशय में, बी ऑप्शन है अंडाशय में, सी ऑप्शन है योनि में, डी ऑप्शन है फेलोपियन नलिका में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मानव मादा में निषेचन कहाँ होता है, तो फेलोपियन नलिका में होता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और स्त्रियों में अंडाशय कितने पाए जाते हैं, तो 2 पाए जाते हैं। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न है कि मनुष्यों में गुणसूत्र कितने जोड़ी पाई जाती है।
ए ऑप्शन है 23 जोड़ी, बी ऑप्शन है 25 जोड़ी, सी ऑप्शन है 10 जोड़ी, डी ऑप्शन है 20 जोड़ी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्यों में गुणसूत्र कितने जोड़ी पाई जाती है, तो 23 जोड़ी पाई जाती हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगर यही प्रश्न पूछता कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो 46 होती है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। अगर जोड़ी में पूछेगा तो 23 जोड़ी होगा, यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर प्रश्न है कि खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ए ऑप्शन है मनुष्यों में, बी ऑप्शन है घोड़ों में, सी ऑप्शन है कॉकरोच में, डी ऑप्शन है स्त्री में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, तो खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है, कॉकरोच में पाया जाता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर प्रश्न है कि विटामिन बी के कारण से कौन सा रोग होता है। ए ऑप्शन है एड्स, बी ऑप्शन है बेरी, सी ऑप्शन है घेंघा, डी ऑप्शन है मधुमेह। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विटामिन बी के कारण से कौन सा रोग होता है, तो बेरी रोग होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और शरीर में जब आयोडीन की कमी हो जाती है तो घेंघा रोग होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर प्रश्न है कि कोशिका में ऊर्जा किस रूप में संचित रहता है। ए ऑप्शन है एडीपी के रूप में, बी ऑप्शन है एटीपी के रूप में, सी ऑप्शन है टीडीपी के रूप में, डी ऑप्शन है पीडीडब्ल्यू के रूप में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कोशिका में ऊर्जा किस रूप में संचित रहता है, तो एटीपी के रूप में संचित रहता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर प्रश्न है कि ओजोन परत पाई जाती है। ए ऑप्शन है वायुमंडल के निचली सतह में, बी ऑप्शन है वायुमंडल के ऊपरी सतह में, सी ऑप्शन है दोनों में, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ओजोन परत पाई जाती है, तो ओजोन परत वायुमंडल की ऊपरी सतह में पाई जाती है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो ओजोन परत होता है ये पराबैंगनी किरणों से रक्षा प्रदान करता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है कि मनुष्यों में नर जनन अंग निम्नलिखित में से कौन है। ए ऑप्शन है वृषण, बी ऑप्शन है शुक्राणु, सी ऑप्शन है मूत्रमार्ग, डी ऑप्शन है ये सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्यों में नर जनन अंग निम्न में से कौन सा है, तो वृषण भी है, शुक्रवाहिका भी है, मूत्रमार्ग भी है, यानी ये सभी है। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न 40 नंबर प्रश्न है कि पराबैंगनी किरण से कौन सा रोग होता है। ए ऑप्शन है सर्दी, बी ऑप्शन है त्वचा कैंसर, सी ऑप्शन है पेट दर्द, डी ऑप्शन है सर दर्द। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पराबैंगनी किरण से कौन सा रोग होता है, तो त्वचा कैंसर होता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि वायुमंडल को कितने भागों में बांटा गया है। ए ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 5, डी ऑप्शन है 6। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।